Hey everyone, welcome to today's revision class for physics. Our first question is Ohm is the unit of measuring. ओम किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की, वोल्टेज की, करंट की या नन ऑफ द अबव? सो वी ऑल नो ओम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं? ओम का. और रही बात वोल्टेज एंड करंट की, तो वोल्टेज की क्या यूनिट होगी? वोल्ट. एंड करंट की क्या है? एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फ्लैट मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर. दो फ्लैट मिरर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे रखे हुए हैं? 60 डिग्री के एंगल पे, मतलब एक दूसरे के साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं. हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड इन बिटवीन दैम. अगर उन दोनों मिरर्स के बीच हम एक कैंडल प्लेस कर दें तो वो मिरर कैंडल की कितनी इमेजेस बनाएंगे? 3, 5, 4 या फिर 6. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल -1. क्या फॉर्मूला होगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा? जब मिरर्स दिए हैं और आपको नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी है तो 360 अपॉन एंगल, जितना भी एंगल दिया होगा, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दिया है, -1, तो कितना आ जाएगा? 6 - 1, 5 इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ये तो हो गया कि 60 डिग्री का एंगल है. वैसे अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्या कर देंगे? 360 अपॉन 90 -1. ठीक है, और इसके अलावा 30 डिग्री का होगा तो 360 अपॉन 30 क्या आ जाएंगी? 11 इमेजेस. इसी तरह जितना भी एंगल दिया होगा आपको क्या करना है? 360 अपॉन एंगल करना है -1. जितना कम एंगल होगा उतने नंबर ऑफ इमेजेस होंगी. ठीक है, और अगर जब बात आती है कि जो दोनों मिरर्स हैं वो कैसे प्लेस हैं? पैरेलल में एक दूसरे के साथ, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो होंगी इनफाइनाइट. ठीक है, पैरेलल के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी इनफाइनाइट. और जब कोई एंगल दिया होगा तो 360 अपॉन 60 डिग्री या फिर जितना भी एंगल है -1. तो यहाँ पे आ गया आंसर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम. जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम किस मीडियम के केस में होगी? वाटर में, कैरोसिन में, फ्लिंट ग्लास या फिर डायमंड. हमें पता है कि जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास मीडियम दिए हैं वाटर, कैरोसिन, फ्लिंट ग्लास, डायमंड, इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड किस मीडियम में होगी? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही लो होगी. ठीक है, तो मतलब इन मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है, तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स की बात करें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33. फिर आता है कैरोसिन, कैरोसिन का है 1.44. जो ग्लास है उसका आ जाता है 1.65. एंड फॉर डायमंड 2.42. ये क्या आ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, कैरोसिन, डायमंड एंड फ्लिंट ग्लास. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? लो होगी. मतलब अगर सबसे लो की बात करें, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे ज़्यादा है, इसलिए डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? मिनिमम होगी. ठीक है, बट यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम किस केस में होगी. तो अब आपको पता है सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन मीडियम में किसका है? वाटर का 1.33. सो राइट आंसर इज़ वाटर. ठीक है, फिर हमें पता है कि अगर एयर है, एयर की बात करें तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.0003. ठीक है, वाटर से काफ़ी कम हुआ जो. ठीक है, तो अगर यहाँ पे एयर होता तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी आती? स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में आती? एयर में आती. बट यहाँ पे क्या है? वाटर है, कैरोसिन है, फ्लिंट ग्लास एंड डायमंड है. सो राइट आंसर इज़ वाटर.
आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम में कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्या है कि अगर हम क्या कर दें, किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को कितना रिड्यूस कर दें, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन स्पीड ऑफ साउंड विल बी, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी होगी। तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ हुई, न्यू क्या आया, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे अगर बोला गया है कि हम क्या करें, किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दें हाफ, इट मीन्स क्या होगा, इसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा, स्पीड पे पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, डबल ऑफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू, इंक्रीज ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, या रिमेन सेम। सो वी नो कि अगर क्या है, फ्रीक्वेंसी हाफ कर रहे हैं तो जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ए इज़ द राइट आंसर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसकी स्पीड डिपेंड करती है मास ऑफ द सैटेलाइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर द सैटेलाइट, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी अबाउट विच द सैटेलाइट ऑर्बिट्स, फोर्थ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, ये जो सारे हमारे पास ऑप्शंस दी हैं हमें चूज़ करनी है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। ठीक है, ओनली 2 एंड 3 करेक्ट हैं, या 2, 3, 4 करेक्ट है, या ओनली 1, 2, 3, या चारों ही करेक्ट हैं। तो स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू √GM/r। v क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आ गई, m क्या आ गया, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी आ गया, और r क्या आ गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर द सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, मास फॉर सेंट्रल बॉडी, ना कि मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो वेलोसिटी या स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर द सैटेलाइट है। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, रेडियस। सो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मास किसका होगा, सेंट्रल बॉडी का। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, हाँ इस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद मास ऑफ सेंट्रल बॉडी अबाउट विच द सैटेलाइट ऑर्बिट्स, जिसके अराउंड में, जैसे अर्थ के सराउंडिंग में अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता है, तो m क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो ये भी राइट आंसर हो गया। फिर आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g क्या आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस पे भी डिपेंड करेगा। सो 2, 3 एंड 4 क्या हैं, सही स्टेटमेंट्स हैं, और फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन में जहाँ पे 2, 3 और 4 होगा वही राइट ऑप्शन होगी, जो कौन सी है, बी। बी इज़ द राइट आंसर। जो स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड करेगी, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी जिसके सराउंडिंग में सैटेलाइट क्या है, रिवॉल्व करता है, या और क्या आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज। जो स्टार्स हैं हमें किस तरह मूव करते हुए दिखते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि ऑल स्टार मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि सारे स्टार क्या कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, या अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या फिर अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या फिर बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमें क्या पता है कि जो अर्थ है वो अर्थ की रोटेशन किस तरह होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, अर्थ किस तरह रिवॉल्व करेगी, ये मान लो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अर्थ की रोटेशन क्या है, अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
इस तरह से, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमें स्टार्स हैं वो हमें इससे उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए दिखते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो, आप एक मूविंग कार में बैठे हो तो बाकी ऑब्जेक्ट्स आपको किस तरह दिखेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, की वो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसी वजह से जो स्टार्स हैं हमें मूव करते हुए दिखते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो बी इज द राइट आंसर। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है पास्कल इज यूनिट फॉर, जिसका सिंबल है PA। पास्कल किसकी यूनिट है, थर्स्ट की, प्रेशर की, फ्रीक्वेंसी की या फिर कंडक्टिविटी की। सो पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की, बी इज़ द राइट आंसर। और थर्स्ट की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, कंडक्टिविटी, तो इनकी यूनिट्स क्या आ गई, थर्ड्स की सेम यूनिट होगी जैसे जो कि फोर्स की है, एंड फोर्स की क्या यूनिट है, न्यूटन, ठीक है। प्रेशर की आ गई पास्कल, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, कौन सी यूनिट में आती है, हर्ट्स, एंड कंडक्टिविटी की क्या आ गई, सीमन पर ओम, ठीक है। थर्स्ट की यूनिट आ गई न्यूटन, प्रेशर की आ गई पास्कल, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स, एंड कंडक्टिविटी की सीमन पर मीटर आ गई। नेक्स्ट है प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, हमें पता है स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं, क्या रीज़न है उसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट जो प्लैनेट्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्या रीज़न है इसका, दे एमिट लाइट ऑफ ए कांस्टेंट इंटेंसिटी, B, their distance from Earth does not change with time, C, they are very far away from the Earth resulting in decrease in intensity of light, या फिर they are nearer to Earth and hence we receive a greater amount of light। तो हमें पता है कि जो जितने भी स्टार्स हैं, जैसे कि सन भी एक स्टार है, उनके पास क्या है, अपनी लाइट है, ठीक है। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके सरफेस के, उसकी वजह से वो क्या एमिट करती हैं, लाइट। बट प्लैनेट्स पे इस तरह की कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होती हैं, इसलिए प्लैनेट्स पे अपनी कोई लाइट नहीं है। वो भी जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी आइज़ तक, जो भी पहुंचती है लाइट, जैसे कि इवनिंग स्टार हो गया, हम बोलते हैं कि हमें इवनिंग स्टार दिख रहा है, वीनस दिख रहा है, तो वो किसकी वजह से दिख रहा है, ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट से जो लाइट आती है प्लैनेट पे, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमारी आइज़ तक पहुंचती है और हमें प्लैनेट्स किस तरह दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। बट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे, क्यों, इसका रीज़न है दे आर नियरर टू अर्थ एंड हंस वी रिसीव ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। अब स्टार जो हैं वो काफ़ी दूर हैं अर्थ से, ठीक है, इसलिए उनसे जो लाइट आती है हमें वो किस तरह क्या होता है, उनका रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारी एयर में बहुत सारी अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। उनकी डेंसिटी घटती बढ़ती रहेगी टेम्परेचर की वजह से, इसलिए हमें वो क्या लगते हैं कि स्टार्स कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और वो ट्विंकल कर रहे हैं। बट क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स के कंपैरिजन में अर्थ के पास हैं, इसीलिए उनसे जो लाइट आती है वो ज़्यादा अमाउंट में आती है, इसलिए वो क्या दिखते हैं, हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, हमें पता है मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या हैं, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हैं, बिकॉज दे contain free electrons, the atoms are lightly placed, they have high melting point, या all of the above। तो अगर आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे तो क्या है कि जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, सही है। बट यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट की बात आती है तो उसका रीज़न क्या, कौन से आइटम्स कौन से पार्टिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, उनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसका आंसर डी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए इज़ द
राइट आंसर। ठीक है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जहाँ पे भी करंट की बात होती है वहाँ पे क्या है, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, if two bodies of different masses initially at rest are acted upon by the same force for same time, then both bodies acquires the same velocity, momentum, acceleration या फिर kinetic energy। दो बॉडीज़ हैं जिनके अलग अलग मासेस हैं, इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पे हैं। ठीक है, फिर क्या है, उन पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है फॉर द सेम टाइम, मान लो एफ फोर्स एक्ट कर रही है टी टाइम के लिए, तो वो बॉडीज़ क्या एक्वायर करेंगी, सेम वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन या फिर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे हैं, उसके बाद उन पे कोई फोर्स अप्लाई होती है, उसके बाद वो दोनों बॉडीज़ क्या सेम एक्वायर करती हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमें बताया काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जैसे क्या है, के इज़ इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर मासेस अलग अलग हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी। मतलब जो दोनों बॉडीज़ हैं उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हो गया, F इज़ इक्वल टू m में। ठीक है, जहाँ मासेस क्या हैं, डिफरेंस है, अगेन एक्सेलरेशन भी सेम नहीं रहेगी। फिर आती है वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, F इज़ इक्वल टू m में। ठीक है, अलग मासेस हैं तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब बात आती है मोमेंटम की। तो एक तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा क्या है कि जब बॉडीज़ इनिशियली क्या हैं, रेस्ट पे हैं, बट मासेस क्या हैं, डिफरेंट हैं, कोई फोर्स आप उन पे अप्लाई करते हो तो वो क्या करेंगे, उनका जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा। इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। क्या रीज़न है कि जो बॉडी है जिसका मास ज़्यादा है उसके पास क्या होगी, वो स्लोअर मूव करेगी। जो ज़्यादा बॉडी क्या है जिसके पास ज़्यादा मास है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वो क्या करेगी, स्लो मूव करेगी। अगर आप दो बॉडीज़ लो, एक का वेट ज़्यादा होगा एक का कम होगा, आप क्या करो, उसको पुश करो। ठीक है, तो दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जो हैवी वाली जिसका ज़्यादा मास होगा उस बॉडी के पास वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, वो स्लो स्पीड से चलेगी। और वो बॉडी जिसका क्या होगा, मास क्या है, कम होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से जो मोमेंटम है दोनों बॉडीज़ का वो बैलेंस हो जाएगा, इक्वल होगा। तो जब भी बात आती है टू बॉडीज़ की, चाहे उनके डिफरेंट मासेस हैं, उनका मोमेंटम क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़।